हेलो दोस्तों, मैं आपसे स्वागत करता हूं आपका साइन एंड क्लासेस के छोटे से परिवार में। तो चलिए आज हम अपना नया टॉपिक लेकर आएंगे, नया चैप्टर लेकर आए हैं जिसको आज हम लोग को पढ़ना है। और वो हमारा चैप्टर होगा दो चर वाले रैखिक समीकरणों के युग्म, या हम कह सकते हैं पेयर ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ये नया चैप्टर होगा। इससे पहले हम अब तक अपना दो चैप्टर पूरी तरीके से कंप्लीट कर चुके हैं विथ एक्सरसाइज, यानी एक्सरसाइज के साथ। और वो चैप्टर हमारे हैं फर्स्ट रियल नंबर एंड सेकंड वन इज पॉलिनोमियल, बहुपद। ये दो चैप्टर हमने अच्छी तरीके से कवर कर चुके हैं, खत्म हो चुका है। अब हमारा जो चैप्टर है वो होगा नेक्स्ट दो चर वाले रैखिक समीकरणों के युग्म। इसमें आई थिंक 5 या 6 एक्सरसाइज हैं। इन सारे एक्सरसाइजों को हम इंट्रोडक्शन क्लास के साथ हम लेते हुए चलेंगे। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि पहले नंबर आएगा हमारा एक्सरसाइज 3.1 के इंट्रोडक्शन क्लास का, यानी आज हम इसका इंट्रोडक्शन क्लास पढ़ेंगे। कैसे करते हैं, कैसे इसमें क्या हमको करना है, इसको हम जानते हैं। ओके, आशा करते हैं आप जहां कहीं भी होंगे आप अच्छे से बैठकर इस लॉकडाउन में पढ़ रहे होंगे। क्योंकि अगर हम एक बात कहें, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का एक थॉट है, उनका कहना है एक्सीलेंस इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। एक्सीलेंस इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस एंड नॉट एन एक्सीडेंट। यानी जो आपका एक्सीलेंस होता है एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस होता है, लगातार प्रयास होता है, लगातार आप करोगे तब। ये किसी एक्सीडेंट से नहीं होता, यानी अचानक से कुछ कोई भी एक्सीलेंस नहीं होता कि किसी कोई भी अच्छा नहीं बन सकता है। ये आप प्रोसेस करो, तो प्रोसेस आज ही से आप करना शुरू करो और उस प्रोसेस के चरण में आगे बढ़ते हैं। और इसमें हम अपना नया चैप्टर देखते हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरणों के युग्म। चलिए देखते हैं इस लेसन में है क्या। सिंपल सा अगर हम देखा जाए पेयर को ही कहते हैं युग्म, युग्म कहें तो जोड़ा। यानी इसमें हम जब बात करेंगे तो जोड़े के रूप में कुछ बात करेंगे। क्या बात करेंगे, वो होगा हमारा लीनियर इक्वेशन, यानी रैखिक समीकरण। अब आती है बात कि रैखिक समीकरण क्या होता है। रैखिक समीकरण से हम क्या समझते हैं, तो क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा रैखिक समीकरण मतलब ऐसा कोई समीकरण, ऐसे कोई समीकरण जिसके ऊपर मैक्सिमम जो पावर होगा वो आपका 1 होगा। कोई भी इक्वेशन जिसके ऊपर मैक्सिमम पावर होगा 1 होगा, उसको हम कहते हैं रैखिक समीकरण। जैसे मैं लिख दूं 4x + 3 = 5, पावर कितना है मैक्सिमम 1, तो इसको हम कह सकते हैं रैखिक समीकरण। हम लिख दे 3x + 4y + 8 = 0। मैक्सिमम पावर कितना है, यहां भी 1 है, वहां भी 1 है, तो इसको हम कह सकते हैं लीनियर इक्वेशन। अगर मैं लिखूं 4x² + 3 = 0, क्या है ये लीनियर इक्वेशन? जी नहीं, गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि यहां पे जो पावर है वो पावर कितना है, 2 है। और जैसे ही पावर 2 हुआ तो ये लीनियर इक्वेशन ना होकर क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाता है, द्विघात समीकरण, और ये हमारा लीनियर इक्वेशन नहीं है। यानी अभी तक हमको समझ में आया कि जो लीनियर इक्वेशन होता है उस पे जो मैक्सिमम पावर होता है वो कितना होता है, 1 होता है। याद आ रहा है, रैखिक बहुपद पिछले चैप्टर में क्या था उसका नॉर्मल फॉर्म, ax + b = 0, यही तो था। क्वाड्रेटिक का क्या था, ax² + bx + c = 0। क्यूबिक का क्या था, ax³ + bx² + cx + d = 0। यानी ये हमारे नॉर्मल से थे, ये लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल। सेम उसी तरह होता है, इस पे 1 पावर, 2 पावर, 3 पावर। तो आपको जो पढ़ना है लीनियर इक्वेशन पढ़ना है, रैखिक समीकरण पढ़ना है, मैक्सिमम पावर जो होगा वो 1 होगा, मानी ये रूप, यही रूप वो फॉलो करेगा, ax + b = 0। यानी यहां तक तो बातें समझ में आ गई कि पेयर मतलब हो गया जोड़ा। लीनियर इक्वेशन क्या होता है, जिसके मैक्सिमम पावर 1 हो गए, कोई भी एक समीकरण हम ले सकते हैं, उसका नॉर्मल स्वरूप ये आ सकता है। नेक्स्ट आपको दिया है 2 वेरिएबल, यानी कि 2 चर। क्लियर है, यही तो दिया है कि 2 वेरिएबल यानी कि 2 चर वाले चर राशि। चर राशि क्या होते हैं, x y z
यानी ये जो राशि आपका यूज होता है वही तो चर था, तो था चर और अचर, वेरिएबल और नॉन वेरिएबल। तो वेरिएबल जिसके मान बदलते रहते हैं, यानी कि जो भी आपका समीकरण होगा उसमें दो राशियां यूज होंगी, या तो एक्स वाई हो चाहे वाई जेड कोई भी हो, दो वेरिएबल होगा। यहां पर अगर मैं बात करूं तो यहां पे मेरे पास केवल यक्स है, तो ये एक चर वाले रैखिक समीकरण है, केवल एक चर है, वन वेरिएबल। अगर मैं यहां बात करता हूं तो एक एक्स है एक वाई है, ये हो सकता है हमारे टू वेरिएबल वाले, दो चर वाले। यानी कि जब भी आप बात करोगे लीनियर इक्वेशन की तो वो तो आपका मैक्सिमम पावर वन हुआ। अब आगे इसमें दे दिया है टू वेरिएबल, टू वेरिएबल से आप ये समझ लेना कि टू वेरिएबल्स मीन्स कि यहां पे जो आपका वेरिएबल यूज होगा वो दो होगा, एक्स है तो वाई भी होगा, ए है तो पी भी होगा, कुछ भी होगा, दो वेरिएबल आप यूज करोगे। आई थिंक यहां तक आपको ये क्लियर होगा कि कैसे इसमें हमको पहचानते हैं कि ये हमारा लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का है। टू वेरिएबल मतलब दो चर वाले। चलिए बहुत अच्छा, आगे देखते हैं। अच्छा, अब इसमें जो हमारा क्वेश्चन बनता है, सर आपने अभी तक तो बता दिया कि लीनियर इक्वेशन क्या होते हैं, टू वेरिएबल क्या होते हैं, फिर इस पेयर का क्या मतलब है, यानी जो युग्म दिया हुआ है इस युग्म का क्या मतलब है। अरे युग्म का मतलब है कि वहां पे एक नहीं दो समीकरण का यूज होगा, एक नहीं दो समीकरण का यूज होगा। चलिए सबसे पहले मैं एक नॉर्मल सा फॉर्म लिखता हूं टू वेरिएबल के लीनियर इक्वेशन का। क्या हो सकता है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। ये नॉर्मल फॉर्म रूप होता है, यानी इसका रूप होता है हमेशा होगा तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो के रूप में होगा, जहां पे ये ए बी सी ये हमारे तीनों जो होते हैं वे होते हैं रियल नंबर, यानी ए बी एंड सी आर रियल नंबर, यानी ए बी सी हमारे क्या है, वास्तविक संख्या है। नेक्स्ट एक्स वाई ये हमारे वेरिएबल होंगे, कोई भी वेरिएबल हो जाएगा, कोई भी चर हो जाएगा। तो एक चीज तो यहां तक क्लियर हो निकल के आती है फॉर्म से कि इसका जो नॉर्मली स्टैंडर्ड फॉर्म होगा वो होगा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, और यहां पे एक्स वाई हमारे वेरिएबल हो गए, ए बी सी किसी भी तरह का रियल नंबर होता है। रियल नंबर क्या होते हैं, रियल नंबर, रियल नंबर हमने फर्स्ट चैप्टर में पूरे डिटेल के साथ पढ़ा है कि रियल नंबर क्या होता है, ठीक है, आप उस वीडियो को प्रेफर कर सकते हो, ठीक है। चलिए अब दूसरा कंडीशन क्या है, ये तो पहला कंडीशन हो गया कि ये रियल नंबर होना चाहिए। दूसरा कंडीशन ये है ए एंड बी बोथ आर नॉट इक्वल टू जीरो। मतलब क्या है, ए और बी दोनों जीरो नहीं होना चाहिए, इसमें से ए और बी दोनों जीरो नहीं होना चाहिए, एक जीरो हो सकता है, एक जगह पे मैं एक जीरो कर सकता हूं, इसको हटा सकता हूं या इसको हटा सकता हूं, बट ए और बी दोनों को हम जीरो के रूप में नहीं रख सकते हैं, दोनों को जीरो नहीं रख सकते हैं। तो ये दूसरी चीजें हमको ध्यान देनी है, क्या होनी चाहिए कि सबसे पहली बात होगी ए बी सी रियल नंबर होंगी, और दूसरी कि ए और बी जो है, ए और बी जो है वो दोनों की दोनों जीरो नहीं होंगी। इस कंडीशन में हम इसको करेंगे। तीसरा, जो मेरा वेरिएबल वैल्यू है, वेरिएबल है यानी जो चर है, उस पे मैक्सिमम पावर कितना होना चाहिए, वन होना चाहिए। मैक्सिमम पावर कितना होना चाहिए, वन होना चाहिए। अगर ये चीजें मिलती हैं तो हम कह सकते हैं कि हाँ ये जो हमारा समीकरण है वे कैसे हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण। चलिए एक एग्जांपल से देखते हैं, एग्जांपल लेकर करते हैं। माना a इक्वल टू 2, b इक्वल टू 3 एंड c इक्वल टू -6।
देन हमारा समीकरण तब क्या हो गया, a की वैल्यू 2 तो a की जगह पे 2, देन x प्लस b की वैल्यू 3 तो 3y, c की वैल्यू -6 तो -6 इक्वल टू 0। यानी इस तरह से मैं कह सकता हूं कि जो हमारा रैखिक समीकरण था वो हो गया 2x प्लस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0। दूसरा कोई मान ले लेते हैं, चलिए लेट a इक्वल टू 0, b इक्वल टू 0, c इक्वल टू 4। देन अगर 0 रखते हैं तो ये 0 हो गया, b भी 0 है तो ये 0 हो गया, तो 0 प्लस 0 प्लस 4 इक्वल टू 0, तो 4 इक्वल टू 0 जो ये पॉसिबल है ही नहीं। 4 को कैसे आप 0 के बराबर दिखा सकते हो, यानी कि अभी जो हमने पढ़ा कि 2 0 नहीं हो सकते हैं, 1 0 आप कर सकते हो, तो आप कर लो। चलो इसको देख लेते हैं, तो रख लो लेट a इक्वल टू 0, b इक्वल टू 2 और c इक्वल टू 4। देन हमारा समीकरण क्या हो जाएगा, ax यानी 0 इंटू एक्स, by यानी 2y प्लस c इक्वल टू 0, ये तो खत्म हो गया, यानी आ गया 2y प्लस 4 इक्वल टू 0। ये हमारा इक्वेशन निकल के सामने है। यानी इस तरह से हम कह सकते हैं कि जब भी हमारा लीनियर इक्वेशन होगा उसमें आपको ये चीजें फॉलो होंगी। ये नॉर्मल सा फॉर्म होगा 2 वेरिएबल के लिए, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, जिसमें a b c क्या है, वास्तविक संख्या है, रियल नंबर है। अब x y ये दोनों हमारे क्या है, वेरिएबल है, कोई भी चर हो सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा था कि a और b दोनों 0 नहीं हो सकते हैं, एक को 0 दिखा सकते हैं, दूसरा 0 हम नहीं दिखा सकते, दोनों 0 दिखाएंगे तो जो हमारा ये नॉन वेरिएबल है वो 0 के बराबर हो ही नहीं सकता। एंड थर्ड कंडीशन था कि वेरिएबल के ऊपर जो पावर होगा वो कितना होगा, 1 होगा। ये किसके लिए कंडीशन होता है, लीनियर इक्वेशन के लिए। तो इस तरह से मैं कह सकता हूं कि इस तरह से ये हमारा नॉर्मल समीकरण बनता है। चलिए इसको फटाक से नोट कीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। टेक योर टाइम, इरेज करते हैं। करना क्या है हमको, अब हम इस तरह से अपना समीकरण कर, चलिए इसमें हमने एक और पढ़ा था, इसको हम ग्राफ के द्वारा भी दिखाते हैं। ग्राफिकली कैसे हम ग्राफ के द्वारा इसको रिप्रेजेंट करते हैं उसको देखते हैं। यानी अगर हमारे पास समीकरण है उसको अगर हमको ग्राफ के थ्रू दिखाना होगा तो कैसे हम ग्राफ के थ्रू दिखाते हैं उसको देखते हैं। चलिए अच्छा ये बताइए, अगर मैं मानता हूं कि मेरे पास 2 रेखाएं हैं, ठीक है, 2 रेखाएं, अब 2 रेखाओं का आपस में क्या क्या संबंध हो सकता है, ठीक है, इस लेसन में इसका यूज करने वाला है, ग्राफ वाला भी बताते हैं। उससे पहले अगर मैं आपसे कहूं 2 रेखाएं हैं तो उन दोनों रेखाओं का आपस में क्या क्या संबंध हो सकता है, ठीक है, उसको देखते हैं। चलिए उससे पहले इसको ग्राफ वाला क्लियर करते हैं, उसके बाद उस पर आते हैं। चलिए मैं मान लेता हूं मेरे पास a इक्वल टू 2 है, b इक्वल टू कोई भी एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए चलिए अपने एक्सरसाइज से लेते हैं एग्जांपल, b इक्वल टू मैंने ले लिया 3 एंड c इक्वल टू मेरा हो गया -6। अब इसको मुझे ग्राफ के रूप में रिप्रेजेंट करना है तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो सबसे पहले होगा हम अपना समीकरण लिखेंगे। तो अगर मैं बात करूं मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता था वो क्या होता था, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। यही तो मेरा फॉर्म है, मैं इस फॉर्म में इसको लिखता हूं, यानी 2x प्लस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0। यानी मैं लिख सकता हूं 2x प्लस 3y, ये 6 इधर जाके प्लस हो गया। अब हमको रिप्रेजेंट करना है इसको ग्राफ के रूप में। आई थिंक आपको याद होगा ग्राफ के रूप में रिप्रेजेंट करना होता है तो आप करते क्या हो, माना कुछ भी मान लो x इक्वल टू 0, ये अपने ऊपर डिपेंड करता है कि हमको क्या मानना है, 0 माने, 1 माने, 2 माने, 3 माने, 4 माने, 5 माने, कोई हमको इससे अंतर नहीं। तो x की वैल्यू अगर मैं 0 लेता हूं तो मेरा आ जाएगा 2 इंटू 0 प्लस 3y इक्वल टू 6, यानी 0 प्लस 3y इक्वल टू 6। तो 3 ये 0 खत्म कर दिया, इसको हटा दिया, ये कट गया, 2 बार y की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई, यानी x बराबर 0 तो देन y बराबर
2। और ग्राफ के रूप में सॉल्व करना है तो हम जानते हैं हमको 2 वैल्यू चाहिए। आपने 0 रखा, आप एक और कोई वैल्यू रख के चेक कर लो। मान लीजिए अगर मैं 1 रखता हूं, क्या रखता हूं, 1 रखता हूं, ये मेरा इक्वेशन मान सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, कुछ भी लिख दिए। अगर 1 रखता तो 2 1 जा 2 और ये 3, ये इधर आके माइनस हो गया 4, 3 से ये डिवाइड होगा, ये फ्रैक्शन में आएगा। तो एक काम हम ये करते हैं कि कोई भी वैल्यू रखें, हम इस बात का ख्याल रखते हैं कि जो भी वैल्यू हम रखते हैं, हमारा जो मान आए, जो वैल्यू है वो फ्रैक्शन के रूप में ना आए, रियल नंबर पूरे फ्रैक्शन के रूप में ना आए, बल्कि आपका होल नंबर के रूप में हो सकता है, नेचुरल नंबर के रूप में हो सकता है, वो रख लो। अगर मैं 2 रखता हूं, 2 रखता हूं तो 2 2 जा 4, 4 इधर आके माइनस हो जाएगा, 6 में 4 गया 2, फिर फ्रैक्शन के रूप में आ जाएगा। 3 रखता हूं, चलिए x इक्वल टू 3। अब चेक करते हैं, यानी मेरे पास जो वैल्यू आएगा 2 इंटू 3 प्लस 3y इक्वल टू 6, ये हो गया 6 प्लस 3y इक्वल टू 6, ये इधर आके माइनस हो गया, तो 3y इक्वल टू 6 माइनस 6, तो 3y इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू कितना आ गया, 0। यानी मेरे पास 2 वैल्यू आ गए। ग्राफ के रूप में रिप्रेजेंट करने का तरीका था, 9th में हमने पढ़ा भी था, वही चीज है। यानी x की वैल्यू जब हमने 0 रखा तो y की जो वैल्यू है वो y कितनी, 2। x की वैल्यू जब हमने 3 रखा तो y की वैल्यू जो आई वो कितनी हो गई, 0। ये हमारा 2 वैल्यू आ गया। ठीक है, यही सवाल को सॉल्व करने का तरीका है। एक बार फिर से बताते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यही है, इसको आप समझ गए, बाकी बस आपको अब ग्राफ बनाना है, कोई टेंशन नहीं। आपके पास सवाल था a इक्वल टू 2, b इक्वल टू 3 और c इक्वल टू -6। ध्यान से देखिए, क्वेश्चन इससे आते हैं, बहुत ही इजी चैप्टर है और कंफर्म है इससे क्वेश्चन आने हैं। लॉन्ग में क्वेश्चन आते हैं आपके बोर्ड पेपर में, ठीक है, 4 नंबर 6 नंबर में इससे क्वेश्चन आते हैं। बहुत आसान चैप्टर अगर आप समझ गए तो, और पक्का आपको 4 या 6 नंबर ये दे कर जाता है। ना विश्वास हो, आप अपने आसपास पढ़ने वाले जो भी पिछले साल उन्होंने बोर्ड का पेपर दिया हो उनसे जाकर पूछिए, इससे क्वेश्चन आते हैं, और आते हैं तो अगर आप समझे तो छूटता नहीं है ये क्वेश्चन। चलिए आगे, तो अगर मैं इसको लिख देता हूं तो मेरा जो नॉर्मल फॉर्म होगा, a की वैल्यू 2 हो गई तो 2x, b की वैल्यू 3 हो गई तो 3y, एंड 3y और c की वैल्यू -6। यहां से मैंने 6 को इधर हटा दिया, 6। अब हमको ग्राफ बनाना है, तो ग्राफ बनाने के लिए हमको x इसमें वैल्यू पुट करते हैं, कोई भी x को रखो, y को कुछ भी रखो, बस आपको ये ध्यान देना है कि वैल्यू जो आएगी वो फ्रैक्शन में ना आए। तो x बराबर 0 रखने पे y की वैल्यू 2y, x बराबर 3 रखने पे y की वैल्यू 0 आई। अब कैसे बनाते हैं उसको देखिए। ग्राफ ये आप जानते हो, x एक्सिस, इसको x डैश कहते हो, ये y है, ये y डैश है। आपको मालूम है इधर की जो वैल्यू होती है प्लस होती है, इधर की जो वैल्यू आती है माइनस, ऊपर की वैल्यू प्लस और नीचे की वैल्यू जो आती है माइनस आती है। ये चीजें आप लोग जानते हो, नहीं भी जानते होगे तो कोऑर्डिनेट में इसको अच्छे से हम पढ़ेंगे। कोऑर्डिनेट ज्यामिति 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब आप कहोगे सर क्या ये जरूरी है 7 7 या 6 6 हो? जी नहीं, आपको कोई जरूरत नहीं है। आप अपनी वैल्यू देख लो, 2 और 3 है, मैक्सिमम वैल्यू 3 है, तो आप 3 से ऊपर कोई भी अंक लेकर छोड़ सकते हो, 4 भी देख सकते हो, 5 भी लिख सकते हो, कुछ भी, बस जितनी वैल्यू मैक्सिमम है उससे एक अधिक लेकर छोड़ देना। चलो आते हैं, फर्स्ट कितना है, इधर का x है, इधर का y है, तो x की वैल्यू 0, यानी ये जो बीच वाला है ये तो हमारा क्या है, 0। y पे कितना है, 2 है, तो y ऊपर प्लस है ना, तो ऊपर 2 1 2, यानी ये आया यहां पे। नेक्स्ट x की वैल्यू कितनी है, 3 है, तो 3 चलो 1 2 3, x की वैल्यू 3 था, x पे प्लस, माइनस होता तो पीछे जाते, तो 3 वाला ये हो गया। y की वैल्यू 0 है, यानी y पे नहीं बढ़ना। अब आप इसको मिला दो, यही इसका ग्राफीय रूप में, ग्राफ के रूप में इसको रिप्रेजेंट करते हैं, यानी ये दिखा दी। इससे हमको मिलता क्या है
तो एक बात मिलता है कि जो भी लाइन लीनियर इक्वेशन होगा यानी रैखिक समीकरण होगा वो एक स्ट्रेट लाइन में होगा। देखिए जब भी मिलेगा वो हमारा स्ट्रेट लाइन में होगा। ऐसे नहीं हो सकता है कि ऐसे कुछ मिल जाए, या ऐसे नहीं हो सकता है कि ऐसे कुछ हो जाए, कुछ नहीं। जब भी मिलेगा हमको एक स्ट्रेट लाइन में ये मिलने वाला है, चाहे किधर भी मिले स्ट्रेट लाइन में मिलेगा। ये बात क्लियर है। अब करना क्या है, अब आपसे मैं ये क्वेश्चन कर रहा था कुछ देर पहले कि अगर मान लीजिए मेरे पास लीनियर इक्वेशन है तो वो लीनियर इक्वेशन क्या क्या, या कोई भी रेखा मान लेते हैं, मान लीजिए हमारे पास ये रेखा है, दो रेखाएं हैं, इन दोनों रेखाओं में क्या क्या संबंध हो सकता है। पहला, ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काट सकती हैं, ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काट सकती हैं, यानी मैं कह सकता हूं कि ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, यानी प्रतिच्छेदित करती हैं। प्रतिच्छेद। दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है कि दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर हो सकती हैं। देखिए यहां पे दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर हो सकती हैं, यानी पैरेलल हो सकती हैं। दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर हैं यानी पैरेलल है। तीसरा क्या हो सकता है कि इस रेखा के, ये रेखा हमारा था, दूसरा रेखा इसी के ऊपर हो सकता है। ये तीसरा कंडीशन है। यानी इस तरह से अगर कोई भी दो रेखाएं हैं तो उनमें तीन संबंध निकलता है। फर्स्ट, या तो काटेंगी, या तो समांतर होंगी, या एक के ऊपर एक वो जाएंगी। तो इन तीनों कंडीशन के द्वारा ही हमको एक्सरसाइज को भी आगे देखना है। यानी अगर अब आपके पास दो रेखाएं हो यानी दो समीकरण हो तो उसमें क्या संबंध है। दो समीकरण हो यानी दो ग्राफ अगर एक ही पे बनते हैं तो इन दोनों रेखाओं में क्या समीकरण वो काट रही हैं, कि समांतर हैं, कि एक के ऊपर दूसरी है। ठीक है, इसी को हमको देखना है इस एक्सरसाइज में कैसे करते हैं। चलिए इसको इरेज करते हैं और उसके बारे में देखते हैं। चलिए अगर मानते हैं दो अगर समीकरण, तो उसके लिए फॉर्म हमारा क्या होगा, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या लिख सकते हैं हम। तो सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म को अगर लिखना है तो हमारा यही था, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। दूसरा भी होगा तो यही होगा, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। अब आपको दोनों में डिफरेंस करना है। आप क्या करोगे, आप दे दो ये a1 कर दो, a2 कर दो, b1 कर दो, b2 कर दो, c1 कर दो, c2 कर दो। यानी इस तरह से अगर दो समीकरण हैं उन दोनों का अगर हमको फॉर्म लिखना है तो हो सकता है a1x प्लस b1y प्लस c1 पहले का, दूसरे का a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्वेश्चन आपसे पूछे, मान लीजिए एक समीकरण दे दे, वही ले लेते हैं, 2x प्लस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0। दूसरा दे दे 4x प्लस 6y माइनस 12 इक्वल टू 0। अब कहते इन दोनों समीकरणों में ग्राफ द्वारा इसको निरूपित किया, यानी ग्राफिकली इसको निरूपित करिए, ग्राफ के द्वारा इसको दिखाइए और बताइए कि इन दोनों में क्या संबंध है। तो आप क्या बोलोगे, इन दोनों में कैसे संबंध निकालोगे। कुछ नहीं, अगर मैं आपसे बोलूं इसको अगले एक्सरसाइज में अगले दिन हम इसको सॉल्व करेंगे, लेकिन मैं आपको बता देता हूं, आप प्रयास करना अपने मन से करने के लिए। एग्जाम्पल आप अपने बुक निकालना, बुक में एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट उठाना, जो भी क्वेश्चन होगा उसको सॉल्व करना। करना क्या है, आप पहले इसको सॉल्व करना। अभी जिस तरह इसको सॉल्व किया था ना, सेम इसी तरह आप इसको सॉल्व कर लेना और आप एक लाइन बना लेना। ठीक है, या लाइन लास्ट में बनाना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसको सॉल्व करके ये रूप आप निकाल लेना, निकल जाएगा। देन आप इसको भूल जाओ, इस समीकरण को देखो, जिस तरह से आपने ये निकाला उस तरह से इसके लिए ये निकालोगे। यानी अब समीकरण चेंज हो जाएगा, पहले इस समीकरण से निकालोगे, अगला इस समीकरण से निकालोगे, और जब दोनों समीकरण से निकल जाएंगे तो आप इसका लाइन ये हो गया, इसके लिए जो आएगा उसके लिए भी एक लाइन बना लेना और चेक करना आइदर ये लाइन क्रॉस करती है, इंटरसेक्ट करती है, या पैरेलल है, या एक के ऊपर एक है। तो जो होंगे उसी को हम लिख देंगे। इसको हम देखेंगे अगले एक्सरसाइज में, अगले क्लास में। तब तक के लिए
वीडियो पसंद आया हो तो ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के पास शेयर कीजिए और हाँ नोट्स बनाते चलिए। आप लिखोगे फिर आपको फायदा होगा, बिना लिखे आपको कुछ नहीं होगा, क्योंकि जो आपके थॉट होते हैं वही ड्रीम में कन्वर्ट होते हैं। कहा गया है कि ड्रीम्स ट्रांसफर्स इनटू थॉट्स, यानी जो हमारे ड्रीम्स होते हैं वही हमारे थॉट्स के रूप में ट्रांसफर होते हैं, एंड थॉट्स रिजल्ट इन एक्शन, और जो हमारे थॉट्स होते हैं यानी जो विचार होते हैं वही हमारे रिजल्ट के रूप में आते हैं। तो इस तरह से आपको जो भी दिए जा रहे हैं आप उन चीजों को देखिए और देखने के बाद उसको नोट करते रहिए। नोट करने का मतलब है उसका आप नोट्स बनाते रहिए। और बस आज के लिए इतना ही। चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं एक्सरसाइज 3.1 के साथ। तब तक जल्द से जल्द अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़िए और क्लास का आनंद लीजिए। हैव अ गुड डे।